हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। चलो वेलकम करता हूं आपके खूबसूरत चैनल विजडम क्लासेस में। तो स्टूडेंट कल हम जो स्टार्ट किए थे वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन था। और हमने यहाँ कहां तक पढ़ लिया था? यहाँ पे बताओ, अनबैलेंस फोर्स तक हो गया था ना। चलो एक बार हम पूरा जितना भी पढ़े थे हम लोग पूरा रिवाइज करते हैं एक बार पूरा। तो एग्जैक्टली हमने कल स्टडी किया था फोर्स के बारे में। ये तो बताओ फोर्स क्या था? वो ऐसा एक एक्सटर्नल कॉज था जिसके वजह से बॉडी का स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर वो मोशन में तो रेस्ट में आएगा, अगर रेस्ट में तो मोशन में आएगा, और किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन चल रहा है तो वो अदर डायरेक्शन में चलेगा। ये सब का एक्सटर्नल कॉज क्या है? ये सब स्टेट चेंज होने का एक्सटर्नल कॉज क्या है? फोर्स है। समझ रहे हो बात को ना? कैसी थिंग्स है, कैसे एक्सटर्नल कॉज है जिसकी वजह से बॉडी का स्टेट चेंज हो रहा है, वही तुम्हारा क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। समझ गए यहाँ पे? देखो फोर्स कभी भी तुम अप्लाई करोगे कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में अप्लाई करोगे, मतलब इसके पास डायरेक्शन है, तो फोर्स वाला क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। समझ में आ गया ना? रही बात ये फोर्स जबकि तुम्हारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसका असाइनमेंट क्या होता है? क्या होता है? न्यूटन। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ पे मैंने क्या बताया था, फोर्सेज में कुछ आगे पढ़े थे कि कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है। मैं तो कॉन्टेक्ट फोर्स नाम से क्लियर है, ऐसा फोर्सेज जो कॉन्टेक्ट बॉडी के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से लग रहा हो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? कॉन्टेक्ट फोर्स। जैसे कि स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स कॉन्टेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टेक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होगा? जब बॉडी बिना कांटेक्ट में आए जो फोर्स अलग रहे वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। एग्जांपल के तौर पे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, और भी बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे बेसिक एग्जांपल से तुमको इतना याद तो रखना ही होगा। अब रही बात सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोर्स के दो टाइप, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। देखो बैलेंस्ड फोर्स, किसी भी बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्स का वेक्टर सम अगर जीरो हो जाए क्या कहलाएगा? बैलेंस फोर्स। समझ गए ना? अब वो जीरो कैसे हो सकता है? सपोज को दो फोर्स लग रहा है, दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है बॉडी पे, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो उस पर एफ नेट क्या होगा? जीरो होगा। अगर फोर्स जीरो होगा, एक्सिस में क्या होगा? जीरो। की फोर्स क्या होता है? एम इंटू ए होता है। अगर फोर्स जीरो तो एक्सिस में क्या होगा? जीरो। अगर एक्सेलेरेशन जीरो तो दो कंडीशन पॉसिबल है। कब एक्सेलेरेशन जीरो होगा? या तो वेलोसिटी जीरो हो, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो। मतलब बॉडी या तो रेस्ट में है, अगर रेस्ट में चल रहा है तो चले भी तो कैसे चले? कांस्टेंट वेलोसिटी से चले। तो बैलेंस फोर्स में हमारा क्या हो रहा है कि बॉडी या तो रेस्ट में है या फिर चल भी रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। कोई दिक्कत? अब आ जाओ अनबैलेंस फोर्स पे, मतलब उस पे एफ नेट जीरो नहीं होगा, मतलब एक्सेशन बॉडी का जीरो नहीं होगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है? या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या फिर वेलोसिटी का जो स्पीड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, या फिर दोनों चेंज हो रहा है, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। समझिए? यहीं तक हमने पढ़ा था। बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, जिन्होंने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया वो प्लीज जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ाते हैं। आगे हमको क्या पढ़ना है? एग्जैक्टली हमें क्या पढ़ना है देख लो। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। देखो ये फुटबॉल क्या है? रुका हुआ है। ये कब तक, ये फुटबॉल क्या है? रेस्ट में है। क्या है? रेस्ट में है। ये कब तक रेस्ट में रहेगा? जब तक फोर्स अप्लाई इस पे ना करे तब तक ये मूव करना स्टार्ट करेगा। अब चलो मूव करना स्टार्ट कर दिया, मूव करना स्टार्ट कर दिया, वो कब तक नहीं रुकेगा? जब तक बिना फोर्स को रुकेगा क्या? तो सर रुक तो जाता है अपने आप। भैया रुकता है, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रुकता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो रुकता नहीं। तुम फ्रिक्शनल फोर्स पढ़े हो, अपोजिंग फोर्स। बॉडी जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। होता क्या है, जब इसको हम फोर्स देते हैं मूव करना स्टार्ट करता है, रेगुलर बेसिस पीछे का फ्रिक्शनल फोर्स लगता रहता है, लगता रहता है, लगता रहता है। समझ रहे बात को ना? तो बॉडी रुका, तो बॉडी चलना भी स्टार्ट किया फोर्स के वजह से। बॉडी जब चलना स्टार्ट कर दिया तो बॉडी रुका भी फोर्स के वजह से। बिना फोर्स के पॉसिबल नहीं था, बिना फोर्स का बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये। यही तुम्हारा क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए।
या फिर अगर बॉडी कोई मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, या कोई बॉडी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। मतलब कुल मिला के हम तुमसे ये कहना चाह रहे हैं, बॉडी का स्टेट तब तक चेंज नहीं होगा, तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करते हो। समझ गए? यही तुम्हारा क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फील हुआ? आया समझ में? अच्छे से एकदम। ये तुम्हारे जनरल लाइफ में भी पॉसिबल है, तुम देखते भी हो। तो मैं इसके लिए दो स्टेटमेंट, रेस्ट कंडीशन में तुम तो क्या करें, इफ अ बॉडी at rest will remain at rest unless an external force क्या, if a body at rest will remain at rest unless an external force are applied। समझ गए? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स पे अप्लाई नहीं करोगे तब तक बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहेगा। वही बात इफ अ बॉडी, इफ अ बॉडी, पहला स्टेटमेंट ये हो गया तुम्हारा। दूसरा इसमें इफ अ बॉडी मूव विथ, देखो कांस्टेंट वेलोसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ अ बॉडी मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी will remain move with constant velocity unless वही an external force राइट। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ यहां पे कोई डाउट तो नहीं है ना यहां पे? और कोई डाउट है बता दो, एकदम लिख लो इसको। यहां पे समझो, यहां पे ये इंपॉर्टेंट केस यहां पे समझो, कोई बॉडी मूव करे तो कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करेगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी को चेंज करना है तो बिना तुम फोर्स अप्लाई की चेंज नहीं कर सकते हो। अगर बॉडी का वेलोसिटी तुम्हें चेंज करना है तो बिना फोर्स अप्लाई के नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो ना? क्योंकि वेलोसिटी को भी चेंज करना है, तुम्हें क्या करना है, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। बॉडी, अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो बॉडी वही स्टेट में रहेगा जिस स्टेट में है, अगर उस पर जब तक तुम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो। यही तुम्हारा क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कोई दिक्कत यहां पे? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ जब पढ़ लिए तो पहले हम इनर्शिया पढ़ते, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले इनर्शिया। देखो इनर्शिया क्या होता है ये बताओ। कोई भी बॉडी है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है? हमारी बॉडी तो हमारी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, जैसे हैं वैसे रहना चाहेंगे, खुद में चेंज नहीं चाहेंगे। मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो मूव ही करना चाहेगा, अगर कोई बॉडी किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में मूव ही करना चाहेगा। समझ रहे हो बात को ना? तो इनर्शिया क्या है, ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी है। इनर्शिया जो तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जो किसी भी चेंज को क्या करता है, रेसिस्ट करता है, मतलब उसको रोकता है। इनर्शिया एक बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी है जो बॉडी में होने वाले किसी भी चेंज को क्या करता है, रेसिस्ट करता है, रोकता है। मतलब बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, उसको मूव कर उसको मतलब मूव करने से रोकेगा, तुम मूव नहीं करो, तुम रेस्टिंग में रहो, तभी तो यहां फोर्स अप्लाई हुआ। अगर बॉडी को मूव रेस्ट से मोशन में लाना है तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो कुल मिला के हम इनर्शिया समझ गए तुम क्या होता है। ये बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी है कि कोई भी बॉडी जिस स्टेट में मतलब रहता है उसी स्टेट में रहना चाहेगा। अब किसी बॉडी की स्टेट चेंज करना चाह रहे हो, किसी बॉडी का तुम स्टेट चेंज करना चाह रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब उसका इनर्शिया चेंज कर रहे हो। मतलब किसी बॉडी को तुम इनर्शिया चेंज करना चाह रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये तुम्हारे क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दोनों को लिंक कर रहा हूं मैं, समझो मैं क्या कह रहा हूं।
क्या समझ में नहीं आया क्या अंकित? पक्का तुम लोग को जी? आगे यार फील हो रहा है? फील, अरे बोलो यार। तो इनर्शिया क्या है? बॉडी की टेंडेंसी है टू रिस्ट एनी चेंज। तो इनर्शिया क्या है? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ बॉडी, टेंडेंसी of a body to resist any change in its state. कोई दिक्कत यहां पे? कर लो इसको। आ रहे समझ में? चलो तुम्हें थोड़ा सा एक ये डायग्राम देखो, इससे तुम्हें और फील आएगा इनर्शिया को लेकर। मान लो ये ग्लास है, ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखा हुआ है। अभी कार्डबोर्ड के ऊपर जस्ट एक कॉइन रखा हुआ है। मतलब दोनों कैसे, कार्डबोर्ड और कॉइन दोनों कैसे हैं? बिल्कुल रेस्ट में है। रेस्ट में है ना, एकदम से रेस्ट में है। क्या हो गया बाबू उज्जवल? फीस किसको दे रहे हो? हमसे पूछो। अब बताओ क्या बोलो। अच्छा ये टेंडेंसी है ये। देखो मानता हूं मेरी राइटिंग बहुत खूबसूरत है, हम इसको प्रोसीड भी करता हूं। एक्चुअली हुआ क्या था ना, एकदम से डॉक्टर बनते बनते रुक गया था ना, तो मैं बिगाड़ना स्टार्ट कर दी राइटिंग को। चलो अब डॉक्टर भी बनना है तो बिगाड़ लेते हैं, ज्यादा कोर्स मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मुझे क्या माला कि इतना बैरियर मेरे पास आ जाएगा। तुम डॉक्टर बनते बनते रुका हूं मैं। बाकी तुमको मेरे बारे में इनको पता होगा, बता देना जी एक दिन बैठ कर। तुमसे रुका था मैं, तो डॉक्टर बनते बनते खुश हो गया था मैं। मुझे क्या डॉक्टर, अभी राइटिंग में थोड़ा सा वही सहक दिखती है, उसमें महक दिखती है राइटिंग में। चेंज कर रहा हूँ, मास्टर राइटिंग आ रही धीरे धीरे। समझ गए ना यहाँ पे? इन टेंडेंसी ऑफ एनी चेंज इन इट्स स्टेट। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो ये ग्लास है, ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड है। ग्लास में क्या है? कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड के ऊपर क्या है? जस्ट कॉइन रखा हुआ है। दोनों क्या है? दोनों रेस्ट में है। जब बॉडी रेस्ट में है मतलब वो कौन सा इनर्शिया होगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर बॉडी मूव कर रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर बॉडी किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ गए ना यहाँ पे? तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली हुआ क्या, देखो फील करो यहाँ पे। ये कार्डबोर्ड के ऊपर जस्ट कॉइन रखा हुआ था। तो मैंने क्या किया, ये मेरा हाथ है मुक्का वाला। अब इसको मैंने क्या किया, एकदम स्पीडली कार्डबोर्ड को एकदम स्पीडली मैंने क्या किया, पीछे की तरफ खींचा या आगे की तरफ फोर्स किया, जैसे भी आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। तो मैंने तो फोर्स इस कार्डबोर्ड पर लगाया ना, इस कॉइन पे तो लगाया नहीं है मैंने। तो जो स्पीडली इसको मैंने हटाया इसको, तो इनर्शिया, अब रेस्ट इनर्शिया को मोशन में कौन आया? कार्डबोर्ड आया, कॉइन नहीं आया। तो कॉइन जहां था पहले उसी स्टेट में रहा, तो जो मैंने कार्डबोर्ड हटाया तो ये कॉइन कहां गिर गया? ग्लास के अंदर गिर गया। तो ये क्या तुम्हें क्या शो करता है? इनर्शिया। कि ये बताता है बॉडी जिस स्टेट में था उसी स्टेट में रहना चाहेगा। अब कार्डबोर्ड अगर स्लोली स्लोली हटाते तो क्या होता? दोनों में कांटेक्ट बना होता, दोनों में कांटेक्ट बना होता। जब दोनों में कांटेक्ट बना होता, अगर इस पे फोर्स लगाते तो इसका इंपैक्ट किसके ऊपर दिखता? कॉइन के ऊपर दिखता। हम बहुत स्पीडली हटा रहे हैं, तो जब स्पीडली हटाएंगे, पहले ये कार्डबोर्ड बहुत स्पीडली हटेगा। समझे बात ना? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में दोनों में थे पहले, लेकिन हमने मोशन में लाया किसको? सिर्फ कार्डबोर्ड को, कॉइन पे नहीं लाया। इसीलिए कॉइन कहां गिर गया? ग्लास के अंदर गिर गया। तो ये क्या शो करता है? इनर्शिया शो करता है। तो यहां से तुम क्या समझे कि इनर्शिया कितने टाइप होते हैं? अगर टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात करोगे, टाइप्स ऑफ इनर्शिया का, तो कितने टाइप की इनर्शिया बताओ? यहां पर लिख देते हैं, इनर्शिया ऑफ
रेस्ट अच्छे से लिखेंगे अभी वीडियो। इनर्सिया ऑफ रेस्ट। दूसरा क्या है? इनर्सिया ऑफ मोशन। अंकित अब समझ आ रहा है? सही बताओ। चलो, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। कोई दिक्कत यहां पे? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो इनर्सिया ऑफ रेस्ट क्या है? बॉडी स्टेज, बस लिख दो बॉडी एट रेस्ट लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेस्ट में तो इसमें जाएगा। इनर्सिया ऑफ मोशन में क्या हुआ? बॉडी कीप्स मूविंग, बॉडी कीप्स मूविंग, कोई दिक्कत है इसमें? और यहां पे क्या होगा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होगा? बॉडी मूव्स इन, बॉडी मूव्स इन सेम डायरेक्शन। कर लो, बॉडी मूव्स इन सेम डायरेक्शन, कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है ना? बोलो, तुम लिखते नहीं हो ना? सब कुछ लिखा हुआ नोट्स में, क्वेश्चंस वगैरह? तो भाई के मूवी देख रहे हो बाबू, लिखते ना तो याद हो जाता। क्या ही बोले तुम लोग को, छोड़ो। हाँ, वेरी गुड। हम तुम्हें देख के तो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तुम अपसेंट मत करना किसी दिन, अपसेंट मत करना। चलिए आगे। तो ये रहा तुम्हारा इनर्शिया की कहानी, जो तुम समझ गए अच्छे से, ठीक है? तो अब चलते क्वेश्चंस करने, थोड़ा सा कर ले क्या? चलो क्वेश्चन शुरू से स्टार्ट करते हैं करना। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया में दोनों में डिफरेंस होना क्या ना? एक फिर सुनो, इनर्शिया क्या है? वो बॉडी की टेंडेंसी है कि बॉडी जिस स्टेट में रहता है उसी स्टेट में रहना चाहेगा, वो उसकी इनर्शिया आगे होगी। इनर्शिया कितनी टाइप के? दो तीन टाइप के, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। रेस्ट में क्या था? बॉडी अगर रेस्ट में है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बॉडी अगर मोशन में तो इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर बॉडी किसी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सही है? अब देखो उसी से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आ जाओ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? अगर बॉडी का किसी भी कोई स्टेट, उसका स्टेट चेंज करना चाह रहे हो, स्टेट चेंज करने का मतलब क्या हुआ? अगर बॉडी का तुम इनर्शिया चेंज करना चाह रहे हो तो बिना फोर्स के पॉसिबल नहीं है। ये तुम्हारा क्या हो गया? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो अब क्वेश्चन करते हैं। Which of the following statement is not correct for an object moving along a straight path in an accelerated motion? अरे बाप रे बाप, करो। देखो बॉडी स्ट्रेट पाथ मूव कर रहा है, इससे तुम्हारा क्या, तुमको क्या पता चल गया कि बॉडी का डायरेक्शन सेम है, लेकिन एक्सीलरेटेड मोशन है। देखो एक्सीलरेटेड मोशन के देखो, देखो हकीकत तो बात ये है, क्यों बताते हैं अभी, एनसीईआरटी खुद कंफ्यूज कर दिया इसमें। तो एक्सीलरेटेड मोशन में क्या मतलब है? कि वेलोसिटी का चेंज होना, यही होता है। अब वेलोसिटी का चेंज कैसे हो सकता है? या तो फिर स्पीड चेंज करो, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, या फिर डायरेक्शन चेंज करो, या फिर दोनों चेंज करो। देखो यहाँ पे बॉडी स्ट्रेट पाथ मूव कर रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज तो नहीं हो रहा है, मतलब ये एक्सीलरेटेड मोशन किसकी वजह से हुआ होगा? स्पीड की वजह से, मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के वजह से हुआ। समझ गया ना यहाँ पे? तो बोल रहा कि नॉट करेक्ट, ख्याल रखना नॉट करेक्ट पूछा है। तो जब एक्सीलरेटेड मोशन है तो इट्स स्पीड कीप चेंजिंग, ये तो करेक्ट है ना? ये तो आंसर नहीं होगा। ए फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट, ये भी सही है। एक्सीलेशन है, बोला ना जहां जहां एक्सीलेशन वहां वहां फोर्स, एफ इक्वल टू एम में होता है। तो ये भी एक्सीलेशन तो ही है ना, है तो ये भी नहीं होगा, ये भी सही बात है। मतलब ये तुम्हारा क्या, ये सही है, ये भी। हमें कौन गलत है वो बताना है। हाँ बात सही कह रहे हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? क्या बी में क्या गड़बड़ी हुआ?
इट वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस। हाँ देखो, चलो ठीक है, अभी हम बताते हैं, फिर मैं खुद को गलत बोलूंगा, ठीक है? तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा ऑप्शन, तो ये सही है। इसका कोई, इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, क्या मतलब बेवकूफी है? अर्थ से, अर्थ के पास आओ चाहे अर्थ से दूर जाओ, मोशन तो एक्साइटेड होगा ही होगा। ये कौन सा बेवकूफी बात बोल दिया? तो ये तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। अब आते हैं एनसीईआरटी को चैलेंज करते हैं। वो कितने बड़े हो गए हैं। हाँ, जाकर रिसर्च करना अच्छे से। देखो, इसमें इस क्वेश्चन स्पेसिफिक इस सेंटेंस के लिए एनसीईआरटी काफी कंफ्यूज है, कई मास्टर भी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करेंगे हम, हकीकत में आए और सही से गौर से पढ़ोगे एनसीईआरटी। देखो एग्जैक्टली है क्या, इट वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस। हाई हाई जो हाई ऑलवेज बोल के ना कंफ्यूज कर दिया है मास्टर लोग को। एनसीईआरटी की बात है, दिखा नहीं होगा। एग्जैक्टली होता क्या है, जब बॉडी स्टेट पाथ में मूव कर रहा है तो उसमें हो सकता है कहीं कहीं तुम्हारा क्या होगा, मतलब एक्सेलेरेशन की वैल्यू जीरो भी आ सकता है। तो उस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है ना, तो स्ट्रेट पाथ पे एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, तो कंफर्म बात है जो भी इसकी एक्सेलेरेशन आएगा वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से आएगा, ये तो कंफर्म बात है। लेकिन जब बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, अगर तुम अच्छे से मोशन की विजुलाइज करो, अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि कहीं ना कहीं एक्सेलेरेशन की वैल्यू जीरो आएगा, मतलब वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां पे ऑलवेज लिख के मामला गड़बड़ा दिया है, तो ये भी कहीं ना कहीं गलती है। तो आंसर तुम्हारा ये भी हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। हम क्या कह रहे समझ रहे हो? लेकिन नहीं, एनसीईआरटी बाबा, आप आंसर ही लगाओगे। मेरा ये पावर नैप का टाइम है, 2 से 2:20 का। इसको बोलते हैं उर्दू अल्फाज में कैलुला, सुने भी नहीं होगे, जो 20 मिनट के लिए आता है। जैसे तुम्हें बता रहे हैं कि मेरी साथ के कुछ फ्रेंड्स हैं, कैलुला में तुम्हें हम बता रहे हैं ये इस्लामिक, मतलब ये उर्दू का वर्ड्स है। जैसे कि 20 मिनट्स का पावर नैप लेते हो तो वो एक लॉन्ग टाइम का इंपैक्ट आप भी ले सकते हो, वो एक लंबे समय तक आपको लगेगा आप सो के उठे हो 20 मिनट्स का। अब 20 मिनट्स के हम ले पाएंगे, उससे ज्यादा मेरे पास वक्त ही नहीं है। तो हम लोग जब हॉस्टल लाइफ में जी रहे थे तो कुछ फ्रेंड ऐसे थे, कैलुला के नाम पे 3-3 घंटा सो रहे थे। तो करना छोड़ दिया। अब अफसर को बोलने के सोने के लिए, कैलुला करने के लिए, तो 20 मिनट सोएगी ये? हाँ, 2 बजे सोएगी, यहाँ से 5-6 बजे उठेगी। तो ऐसा भी कैलकुलेट मत करो कि 20 मिनट में तुम कई घंटा लगा दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैं समझाएगा तुम्हें अच्छे से एकदम, मैं क्या कह रहा हूँ ये। सेंसोटिक क्या लाओगे, यही लगा देना, ठीक है? बाकी कंसेप्ट क्या तुम्हारे तुम्हें बता दिया एग्जैक्टली, कोई दिक्कत इसमें? देखो एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है कि हर चीज सही, मतलब कहीं कहीं पॉइंट में गलती भी दिया है। अब वो चीज रह रहे कि अपडेट होता रहता है, ये गलती नहीं दिया है, मतलब सही से एक्सप्लेनेशन नहीं किया वहां पे, तो जगह जगह अपडेट होता रहता है। हम जब एलएन में पढ़ रहे थे तो वहां पे क्लास 12 में चैप्टर नंबर 3 में ह्यूमन रिफ्लेक्शन में एक टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, वहां पे एक पॉइंट ही गलत लिखा होता है। तो वहां पे एलएन इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स थे वो खुद एनसीईआरटी को लेटर लिख के भेजते, सर ये आपका गलत है, बाद में चेंज हो गया, अगले साल वो अपडेट हो गया। ऐसा होता है। लेकिन होता क्या है, एग्जाम कोई भी इंडिया का कोई भी एग्जाम हो एनसीईआरटी की बेसिस पे होता है। अब आंसर उसमें हो सकता है गलत भी हो, अपडेट नहीं हुआ है, तो आप एनसीईआरटी के हिसाब से चीजों को सही करोगे, ये होता है। एनसीईआरटी बाबा है इंडिया के एग्जाम, कोई भी एग्जाम, यूपीएससी हो कुछ भी हो, एनसीईआरटी ही पढ़ना है अच्छे से आपको। बहुत सारे लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते हैं, जैसे मुझे साल भर फ्रस्ट्रेट किया गया है, हर साल फ्रस्ट्रेट होता हूँ, ठीक है? कितने मार्क्स आते हैं एनसीईआरटी से बाहर के साइंस पेपर में, बता दो, बताओ कितने मार्क्स आते हैं साइंस पेपर में एनसीईआरटी से बाहर, बोलो। एक मोहम्मद वो फेमस इंस्टीट्यूट वही परेशान कर रहे थे सब, कदे कहीं के। चलो इसको करो, दिख नहीं होगा। क्यों बताते हैं, क्वेश्चन समझो। ये बताओ, ट्रेन में जब सफर किए थे, तो ट्रेन में अक्सर लोग खाली होते हैं तो उल्टे से हरकत करते हैं। तो जब तुमने ट्रेन में क्या किए, ऐसे बैठे हो, कॉइन को क्या किए, टॉस किए,
जो चीटपट खेलते हैं, चीटपट चीटपट, बगल वाले पैसेंजर से या सामने पैसेंजर से चीटपट खेलने स्टार्ट किए। ट्रेन ऐसे मूव कर रहा है आगे की तरफ। जब तुम कॉइन को उछाले, जब तुम कॉइन को उछाले तो कॉइन जनरली कहां गिरेगा? तुम्हारे पीछे, जस्ट तुम्हारे पीछे गिरेगा। थोड़ी देर बाद तुम्हारे पीछे गिरेगा। और तुम्हारे पीछे मत कर सकते एकदम, कैसे? जिस जहां से उछाले तो उसके तो उससे तो पीछे ही जाएगा, ये कंफर्म बात है। तो तुम ज्यादा हाइट उछाले तो हो सकता तुम्हारे पीछे भी चल जाए वो। समझ रहे हो बात मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा हुआ है कि नहीं, देखते हो कि नहीं? ऐसा क्यों होता है बताओगे? देखो एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सपोज करो ये ट्रेन है, ये तुम्हारा ट्रेन है, देखो अच्छे समझो, ये तुम्हारा ट्रेन है, ठीक है? ट्रेन मूव कर रहा है, देखो इसे तीन चार क्वेश्चन है आगे की तरफ। अब जब ट्रेन, जब देखो ये जब ट्रेन, जब ये क्वाइन इसके ट्रेन के कांटेक्ट में था, जब क्वाइन ट्रेन के कांटेक्ट में था, सही है, तो इस क्वाइन की वेलोसिटी बिल्कुल ट्रेन की वेलोसिटी के सिमिलर थे। समझो, जब ये क्वाइन ट्रेन के कांटेक्ट में, ट्रेन कांटेक्ट में मतलब क्या हुआ? जैसे हम बैठे हुए क्वाइन को पकड़ के, तो हम भी ट्रेन के कांटेक्ट में है, तो क्वाइन भी क्या है? ट्रेन के कांटेक्ट में ही है। तो क्वाइन भी उसी वेलोसिटी मूव कर रहा है जिस वेलोसिटी से ट्रेन मूव कर रहा है। कंफर्म बात? कंफर्म बात। अब देखो क्या हो रहा है, जब इस क्वाइन को मैं ऊपर उछाला तो कांटेक्ट खत्म। मतलब इसके पास कौन सी वेलोसिटी है? जो पहले ट्रेन की वेलोसिटी था, मतलब जो पहले इसके पास वेलोसिटी था, यही वेलोसिटी इसके पास भी तो होगा। वेलोसिटी जीरो थोड़ी होगा। वेलोसिटी जीरो करने के लिए फोर्स चाहिए, हम फोर्स तो लगाए अभी। मतलब जो पहले वेलोसिटी था इस कॉइन का, बाद में भी वही वेलोसिटी था। मतलब सपोज करो ये इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड था, उछालने के बाद भी, तो इस वक्त भी वेलोसिटी क्या था? 3 मीटर पर सेकंड, ट्रेन की वेलोसिटी। तो कॉइन की वेलोसिटी क्या है? 3 मीटर पर सेकंड। उछाल दिए तो इसकी वेलोसिटी अभी भी क्या है? 3 मीटर पर सेकंड। देखो वो कह रहा है। अब देखो हम कह रहे ट्रेन क्या है? एक्सीलरेटेड मोशन में है। ट्रेन क्या है? एक्सीलरेटेड मोशन में है। तो अब जब उछाल दिए, जब कांटेक्ट खत्म हो गया, उसी वक्त अब इसकी जो ट्रेन की वेलोसिटी है 3 से क्या हो गया? 4 मीटर पर सेकंड हो गया। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब मोशन कैसा है? एक्सीलरेटेड। तो तुम्हारे भी वेलोसिटी कितना होगा जब तुम बैठे हो ट्रेन के पास? 4 मीटर पर सेकंड होगा। लेकिन कॉइन की वेलोसिटी क्या होगा? 3 मीटर पर सेकंड। तो तुम फोर्स से, ट्रेन फोर्स से, कॉइन 3 से चल रहा है, तो जाहिर सी बात है पीछे ही तो गिरेगा तुम्हारे। हम लोग आगे चले जाएंगे। फील कर पाए कि नहीं कर पाए? कॉइन एग्जैक्टली वहीं पे गिरेगा। कब गिरेगा? जब मोशन एक्सीटेड ना हो। कॉइन ऊपर जाने के बाद भी ट्रेन की वेलोसिटी 3 का 3 रहे, मोशन एक्सीटेड ना हुआ, तब कॉइन एग्जैक्टली वहीं पे गिरेगा। कॉइन आगे कब गिरेगा? जब ये रिटार्डेशन हो। रिटार्डेशन होगा तो धीरे चलेगा, लेकिन ये तेज चलेगा, कॉइन क्या गिरेगा? आगे गिरेगा। कई क्वेश्चन सॉल्व करा दिए इसमें, आए समझ में? फील हुआ? फील? अब क्वेश्चन करो। A passenger moving in toxic coin which falls behind him, पीछे गिर रहा है, it means that motion of train is, समझे ना? रिटार्डेड कब होता? जब कॉइन तुम्हारे आगे गिरता। और सेम पोजीशन कब होता? जब एक्सीलरेशन जीरो, दोनों का स्पीड कांस्टेंट होता। फील है? फील बताओ। अरे बोलो यार। नहीं, इसको करो, सब कर लो, मुझे पता है ना। ये इनर्शिया वाला केस है। अच्छा रुको, ये बताओ कार वार चलाए हो कभी? किसी को चलाने आती है इसमें कार वार? थोड़ा थोड़ा। सीट बेल्ट लगाते हो ना? अरे छोड़ो सब कार वार का चक्कर छोड़ो, बाइक से काम नहीं पड़े, नहीं सीखोगे, ठीक है? यहाँ पे कार को लाना पड़ेगा। देखो एग्जैक्टली जब तुम कार या बस में बैठे थे, कार या बस में बैठे थे, कार या ट्रेन में भी हो जाएगा एग्जैक्टली ये। जब कार या बस में बैठ रहे थे, जब कार चल रही थी तो तुम भी चल रहे साथ में, जब एकदम से ब्रेक लगाया गया, एकदम से ब्रेक लगाया गया, तुम्हारा जर्क कहां गया? आगे के पीछे? आगे की तरफ। ऐसा क्यों? ना ना, अब बताती हूँ। पीछे देखो। और कुछ बोलना चाहेगा? कुछ बोलना चाहेगा? बोलो, एक्सप्लेन। ये सब बता चुका हूं तुम।
एक्सप्लेन करो, बताओ सर, तुम बताओ, एक्सप्लेन करो ऐसा क्यों है। यार ये सब काम, लोग जल्दी काम खत्म करना, भेजना है, सब लगवाना है ना, वो उसी का काम चल रहा है। हाँ बताओ सर। क्या नहीं आया, तुम बताओ जी। उमंग। अरे भैया, लग रहा है क्लास 8 में पढ़े होगा। देखो हम तो फील कर रहे हैं, समझो, जब हम कार में बैठे हुए थे और कार भी चल रही थी, तो हम भी चल रहे थे उसी वेलोसिटी के साथ, समझे बात को, उसी वेलोसिटी से हम भी चल रहे थे। अब देखो हमारा भी बॉडी जो है और कार का भी है, दोनों इनर्शिया ऑफ मोशन में थे, नो डाउट। एकदम से जब मैंने ब्रेक लगाया, तो मैंने फोर्स किस पे लगाया, कार के ऊपर। तो फोर्स कहां लगा, कार के ऊपर। तो कार तो रुक गया, और इनफैक्ट कार से जो हमारे नीचे वाला पोर्शन था वो भी कांटेक्ट में था, तो वो भी तो रुक गए। लेकिन अभी भी ऊपर वाला कांटेक्ट मोशन में ही थे, एकदम से थोड़ी रुक जाएंगे, वो भी थोड़ा वक्त लगेगा। फोर्स तो मैंने कार पे लगाया ना, तो कार पे भी लगा, कार भी रुका, और थोड़ा जो कार से और भी टच में थे नीचे वाला पोर्शन हमारी बॉडी का, वो भी तो कांटेक्ट में था, उसका फोर्स, उस कार का फोर्स हमारे नीचे वाले पोर्शन पे थोड़ा दिखा। लेकिन ऊपर आते आते वो असर खत्म। अब नीचे वाला पोर्शन रुक रहा है, आगे वाला पोर्शन मूव कर रहा है, तो इसलिए हम आगे मूव कर रहे हैं। फील हो रहा है, आ रहा है समझ में कि नहीं। वही वाला केस हुआ, कार्डबोर्ड वाला, कार्डबोर्ड और कॉइन वाला। फोर्स तो मैंने कार्डबोर्ड पे लगाया था ना, कॉइन पे थोड़ी लगाया था। तो धीरे धीरे लगाते तो नो डाउट उसका फोर्स का असर इंपैक्ट कॉइन पे दिखता है, लेकिन बहुत फास्टली लगाए थे। तो ये किसके वजह से हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, इनर्शिया की वजह से हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, ए वाटर टैंकर filled up 2/3 of its height is moving with a uniform speed on a sudden application of brake, the water in the tank would be, कहां होगा आंसर, क्या होगा। हाँ, मूव भाई, मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है, जो रोके तो पानी आगे की तरफ मूव कर गया, फॉरवर्ड। आंसर क्या होगा, मूव फॉरवर्ड। अरे बाप रे बाप, गलती इतना करना जरूरी होता है वायरल होने के लिए। समझ गए कि नहीं, यहाँ पे समझ गए। चले आगे, फील हो रहा है उमंग, चैप्टर अच्छा लग रहा है, उनको तो पूरा पढ़ाई ही आ रहा है, इसमें करो, चलो करो करो। चेंज इन पोजिशन बॉडी कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, अनबैलेंस्ड फोर्स, कल भी बता चुका हूं मैं ये बात। इसको करो, कैसे एक्सप्लेन करो। लो किसका गंदा बैग है सबसे, दो जी कहना तो अपना बैग, किसका गंदा बैग है सबसे, हाँ शुभम का, वो दो, दो दो दो, अरे दो, एक बैग मसाफ है, अंकित बुरा मत मान जाना, ठीक है। अभी मेरा डंडा है ना, रिमोट, ठीक है, जुगाड़। अब देखो इसको ठोक रहे हैं हम, 10 12 आ रहा है ना, 10 12 आ रहे हैं, बताओ, आ रहा है 10 12, तो एग्जैक्टली कैसे हो रहा है ये, इसलिए मैंने आपको दिया क्यों, हाँ आपकी हाल ठीक है। हाँ हाँ। कैसी है मुझे ही बता दो, हाँ वो शाम मिल गया, सही फोन था, जिसका है उसको तो टेंशन ही नहीं है, अंकित का है। अच्छा उमंग तुम्हारा है, चलो कोई बात नहीं, उमंग अच्छा लड़का है, नहीं उमंग अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। सुनो सुनो सुनो, आप सुनो इधर, सुनो सुनो, ये कारपेट था, कारपेट पे स्टिक बीट कर रहे थे हम। देखो कारपेट के अंदर क्या है, डर्ट्स पार्टिकल, कारपेट भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट और डर्ट पार्टिकल भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हमने फोर्स किस पे दिया, कारपेट पे, तो एकदम से मूव करना कोई स्टार्ट किया, कारपेट, डर्ट पार्टिकल भी रेस्ट में ही है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो कारपेट मूव किया, डर्ट बाहर निकल गया अपने आप खुद पे खुद।
समझे बात को? कैसे वो इनर्शिया कॉज है? तो क्या लिखा है? व्हेन अ हैंगिंग कार्पेट इज बीटेन विद स्टिक दैट पार्टिकल स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ इट, दिस फिनोमेना इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ, और इनर्शिया किसका एग्जांपल है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है कि नहीं बता? यहाँ पे कोई डाउट? चले आगे, चलो इसको करो, करो इसको। Yeah. Not yeah. कौन सा होगा? द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ख्याल रखना, लॉ ऑफ मोशन में क्या आएगा? ये तीनों आएंगे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, सब क्या आएंगे? लॉ ऑफ मोशन ही कहलाएंगे। कोई दिक्कत इसमें? चलो ये देखो, अरे यार वही वाला है, कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो भाई आगे क्यों गया? क्योंकि अभी भी उसका बॉडी क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन में है। आंसर क्या होगा? इनर्शिया ऑफ मोशन। कर पा रहे हो ना? सेम क्वेश्चन है भाई। मेट्रो चल रही थी, जब मेट्रो जब ब्रेक मारा तो हम आगे की तरफ मूव किए, क्योंकि हम अभी भी जो बॉडी का ऊपर का पोर्शन था इनर्शिया ऑफ मोशन में ही था। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो ये तो हो गया इनर्शिया। अब देखो यही सब क्वेश्चन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो तुम जानते हो। समझ रहे हो कि नहीं? Example है। क्या नीचे का example है। क्या जी? ये तीन का example है, ये सब direction। ये टाइड वाला एग्जांपल छूट जाता है। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट, इनर्शिया क्या करता है? टू रेसिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। कर पा रहे हो ना? हर क्वेश्चन कर पा रहे हो तुम? ये वाला, ये वाला, ये वाला। अच्छा एक बात बताओ, एक हम तुम्हें बेस्ट एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो ये अंकित है, और वो तुम्हारा नाम क्या है? साबिर नाम है ना? सहजेब नाम है। ये बताओ, हमको ये दोनों रेस्ट कंडीशन में है, ये दोनों कैसे हैं? तुम्हारे रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, अब इन दोनों को हम मोशन में लाना चाह रहे हैं, तो ज्यादा फोर्स किस पे अप्लाई करना पड़ेगा? हाँ, हम कह रहे हैं, एक तो हो नहीं स्टार्ट हो गया है, रुको बंद करा कह रहे हैं हम। एग्जैक्टली सुनो, हमारा क्वेश्चन क्या था? ये अंकित है और साजेब है, तो ये बताओ, ये दोनों रेस्ट कंडीशन में है, इनको मोशन में लाना चाह रहे हैं, तो किस पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? अंकित के ऊपर, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। सोच पा रहे हो इस चीज को? मैं तो इनर्शिया किसका ज्यादा हो रहा है? जिसका मास ज्यादा हो रहा है। और जितना ज्यादा इनर्शिया उतना ज्यादा फोर्स अप्लाइड, मतलब उतना ज्यादा मास। तो इनर्शिया क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। फिर कर पाए कि नहीं? एक बड़ा पत्थर है, एक छोटा पत्थर है, किसको मूव कराने में, किसका इनर्शिया चेंज करने में ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? बड़ा पत्थर को, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट लिख लो, इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। और इनर्शिया ज्यादा मतलब फोर्स अप्लाई, मतलब उसका स्टेट चेंज करने के लिए फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। समझ गया ना? यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, ए रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ द सेम साइज। क्या होगा आंसर? स्टोन ऑफ द सेम साइज का इनर्शिया ज्यादा होगा। दूसरा क्या है? ए बाइसिकल एंड अ ट्रेन, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? ट्रेन का। आंसर क्या होगा? ट्रेन। और तीसरा क्या है? ए 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन का। बस तुम मास देख लो, जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा तो फोर्स अप्लाइड ज्यादा करना पड़ेगा उसकी इनर्शिया चेंज करने के लिए, मतलब उसका स्टेट चेंज करने के लिए। तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें एनसीईआरटी का ये सब खोल खोल के पढ़ा दिया गया है, ओपन कर करके मस्त तरीके से। जी
समझ में आ रहा है? आ जा रहा है, चॉकलेट खाली इसी बात पे आ जा रहा है। और देखो दिख रही है ये, बताई नहीं होगी ना, बताना ही मत। चलो हो गया, समझ में आया ना? आगे चले। तो यहां से तुम्हारा जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है और तुम्हारा इनर्शिया है वो तुम्हारा क्या है, खत्म हो गया। कोई दिक्कत इसमें? बोलो यार। तो क्या पढ़ते हैं हम लोग? लीनियर मोमेंटम। बहुत सस्ता टॉपिक एकदम, तुम लोग की तरह सस्ता एकदम है। ठीक है, तो देखो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इधर देखो, इधर देखो, देखो लीनियर मोमेंटम को सबसे पहले यहां पे ये समझो कि हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, पी क्या होता है, एम इंटू वी। तो यहां से तुम लीनियर मोमेंटम क्या लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कोई दिक्कत? ये बताओ, इसका तो पहला पॉइंट हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा? अच्छा पहले इसका एसआई यूनिट बताओ, क्या होगा एसआई यूनिट? ये तो मास का यूनिट क्या होगा, केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें? केजी मीटर पर सेकेंड। ये भी ख्याल रखना, एक कंसेप्ट ध्यान रख लो। ये बताओ मास क्या है, स्केलर की वेक्टर? मास क्या है, स्केलर है। मास क्या है, स्केलर। और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। कभी भी स्केलर इंटू वेक्टर करो तो क्या है आंसर, वेक्टर ही आता है। पढ़ोगे 11वीं क्लास में ये, तो इसका मतलब ये भी क्या है तुम्हारा, वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत इसमें? ये भी क्या है तुम्हारा, वेक्टर क्वांटिटी। एक बात को और समझो कि इसका वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसकी मींस क्या है, डायरेक्शन है। और डायरेक्शन क्या कहां होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन कहां होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन की तरफ ही होगा। हम तुमसे कह रहे हैं कि मैं ऑब्जेक्ट हूं और मैं मूव कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो मेरा मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, ईस्ट में ही होगा। इसलिए मैं क्या लिखा, मोमेंटम डायरेक्शन सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। समझ गया ना? यही तुम्हारा क्या है, तुम्हारा लीनियर मोमेंटम है। कर इसको। या अरे सुनो मैं, चलो एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। लीनियर मोमेंटम सबसे पहले यहां पे समझो कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, पी से। इसका फॉर्मूला क्या है, एम इंटू वी। तो इसी फॉर्मूले से मैं डिफरेंशियल बना दिया कि लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब केजी मीटर पर सेकंड का इसका एसआई यूनिट होगा। अब देखो कभी भी इस मास का स्केलर और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। अगर भी स्केलर का वेक्टर का प्रोडक्ट करोगे तो रिजल्टेंट क्या आता है, वेक्टर ही आता है। इस तरीके से तुम्हारा ये फिजिकल क्वांटिटी का क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। सही है। अब इसका जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका क्या होगा, इसके पास डायरेक्शन होगा। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम एज ए डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, मोमेंटम का डायरेक्शन तुम्हारा क्या होगा, वही होगा। समझ गए? कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना? किसी को कोई परेशानी, कोई गम, कोई परवाह नहीं है? चलिए आगे। चलो क्वेश्चन देखो। रुक जाओ, अभी नहीं, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको करेंगे, उसके बाद करने में आसानी होगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, बता दे क्या? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है, जो पहले लिख रहा हूं उसको बाद हम बताएंगे तुम्हें। जो एफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डीटी। देखो डीपी या डीटी क्या है, चेंज है, चेंज को शो करता है। जब हम डी लगाते हैं या डेल्टा, वो क्या होता है, चेंज।
मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। फील नहीं आया? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही बोलता है, तुम्हें फील नहीं आया कि अगर किसी मोमेंटम को चेंज करना है, और मोमेंटम चेंज कैसे होगा? वेलोसिटी को चेंज करने से। तो जब मोमेंटम किसी को चेंज करना है तो उसको वेलोसिटी चेंज करोगे, और जितना ज्यादा चेंज करना है उतना ज्यादा तुम्हारा क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। फील करा रहे, फील देखो, फीलिंग ही नहीं आता है तुम लोग को, हम करा रहे हैं ना। मान लो ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी क्या है अभी? 2 मीटर पर सेकेंड। सही है। अब यहां पे यही 1 kg का ऑब्जेक्ट वेलोसिटी हम इस पे फोर्स रेगुलर बेसिस अप्लाई कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं? इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे इसकी वेलोसिटी होगी फाइनली 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मोमेंटम कितना होगा? इसका मोमेंटम 2 होगा, मोमेंटम 2 होगा, इसका कितना होगा? 4 होगा। चेंज कितना है? 2 का ही चेंज है। इसके मोमेंटम में चेंज कितना है? 2 का है। अब देखो, यही 1 kg ब्लॉक है, यही 1 kg ब्लॉक है, अभी भी 2 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। फाइनली अब ये पहुंच गया 1 kg ब्लॉक 6 मीटर पर सेकेंड से। इसका मोमेंटम क्या है? 2, इसका मोमेंटम क्या है? 6। चेंज कितना है? 4 है। अब थोड़ा लॉजिकल तुम खुद सोच के बताओ, ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है, किस केस में फोर्स ज्यादा लगा होगा? किस में लगा होगा? दूसरे पे। क्यों? ज्यादा वेलोसिटी बढ़ा था, क्योंकि ज्यादा भी चेंज चाहिए था। तो आ गया कि अगर तुम मोमेंटम का चेंज कर सकते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज, ये चेंज है, जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज उतना ज्यादा फोर्स अप्लाइड। फील हुआ? फील हुआ कि नहीं? बोलो। हम कई लेक्चर देखे यूट्यूब पे, हकीकत बता रहे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आया था बच्चों को कैसे समझाया जाए, क्योंकि किसी टीचर ने इस तरीके से बताया था, तो मैंने खुद बढ़िया सोच के बताया। बस ये डायरेक्टली डिफरेंस बोल दे रहे थे यूट्यूब पे, हम बता रहे हैं कि बिल्कुल मैंने खुद से इजाद किया है कैसे मुझे समझाया जाएगा, बहुत सारी चीजें मिलेगी तुम्हें। तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें फील आ गया होगा एग्जैक्टली कि किसी बॉडी का तुम चेंज मोमेंटम करना चाहते हो, जितना ज्यादा चेंज करोगे उतना ज्यादा तुम्हें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यही तुम्हारा क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। समझ आ गया? तो यहां पर हम कर सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ, रेट क्यों लगा रहे? टाइम के रिस्पेक्ट में, हर चीज टाइम के रिस्पेक्ट करेंगे ना, रेट क्यों लगाते हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change of momentum is directly proportional to force applied। कोई दिक्कत बता दो यहां पे। बोलो। चलो बाद में बात करते हैं, ठीक है? छुट्टी है, अब एक तक चलेगा हो जाए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आया अच्छे से एकदम? चलो देखो यहाँ पे, रुको अब देखो, अब तो एक हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे अभी। मतलब एफ क्या बोला मैंने? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई dt। देखो ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम एक कांस्टेंट ले रहे हैं के, इसकी वैल्यू क्या है? 1। तो यहां पे कर सकते हो f इक्वल टू के डीपी बाई dt, और यहां पे के की वैल्यू क्या है? 1 है, तो f क्या आ गया? डीपी बाई dt। और डीपी है क्या? चेंज इन मोमेंटम। चेंज होता है क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज होता है क्या? डीपी क्या होता है? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। जानते हो ना सब चीजें? तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? पी फाइनल माइनस पी
इनिशियल बाई dt। अब है क्या, मान लो कोई m मास है, इसकी वेलोसिटी पहले u था, फोर्स रेगुलर बेसिस लग रहा है, तो फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या पहुंच गई, v पहुंच गया। समझ रहे हो बात को ना। तो इस केस में इसका मोमेंटम क्या होगा, mu इनिशियल मोमेंटम, इसका क्या होगा mv फाइनल मोमेंटम। बोलो कोई डाउट तो नहीं है ना। अब देखो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, f क्या लिखते हैं, p फाइनल क्या लिख सकते हैं, mv लिख सकते हैं ना। p इनिशियल क्या लिख सकते हैं, mu, और dt को नॉर्मली तुम t लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी दो टाइम में अगर डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, टाइम ही आएगा। तो मैंने t लिख दिया। देखो एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहां पे, देखो अब देखो ये f हो गया, m मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या लिख सकते हो, v माइनस यू बाई टी लिख सकते हो। अब इसको देखकर किसी की याद आ रही है क्या, हाँ किसको, एक्सीलरेशन है, तो यहां पे f क्या हो गया, m इंटू, आगे समझ में से, तो न्यूटन सेकंड लॉ से तुम्हारे एक फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, F इक्वल टू मा आ गया। लिमिट में इसको गलत कर देंगे देखना, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन अलग तरीके से करेंगे, लेकिन कोई नहीं, अभी नहीं, 11th क्लास में नहीं, ये इसमें बहुत सारे फिजिक्स का लॉ अप्लाई नहीं हो पा रहा है, सब खेल, वो तुम लोग को लगा नहीं, वो मैं बता दिया ना, अलग बात है। 11th में इसको अलग तरीके से प्रूव करना होता है, जब तुम्हें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ जाएगा तब। अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में नहीं आता, तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है ना। कर पा रहे हो कि नहीं बताओ। तो F इक्वल टू मा तुम्हें याद हो गया, कोई दिक्कत इसमें, तो ये तुम्हारा क्या, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है तुम्हारा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो तुम्हें मोमेंटम आ गया, तुम्हें लीनियर, और क्या आ गया, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फिर सुनो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, बस खत्म। तो यहां से तुम्हारा डिराइव किए तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, m इंटू ए आ गया। समझ गए बात को ना। तो यहां से तुम क्वेश्चन करो, फिर तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से। अब देखो, एक गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, दिस enables द गोलकीपर टू, देखो क्रिकेट तो खेले ही हो गए, गोलकीपर बने ही हो गए, फुटबॉल वाला है क्या, हम क्रिकेट की बात कर रहा हूं, उसमें भी यही केस होता है, ठीक है। देखो जब तुम यो स्टंप के पीछे से खड़े थे, तो जब बॉल आता है तुम देखोगे मैं धोनी को कैसे करता है, ऐसे पीछे करके हाथ करता है, ऐसा क्यों। या फिर जब तुमको सुसाइड करने का मन हुआ, जब तुम सुसाइड करने का मन हुआ, तो एकदम से देख रहा कोई नीचे, तुम गिर रहे हो, तो नीचे से क्या कर दिया, या तो कोई जाल ऐसे पकड़ लेगा, हैंग कर लेगा, या फिर मोटर गद्दा फेंक देगा, वो बच जाता है। वजह क्या है, अब देखो, अब तुम्हें समझा रहे, सबका एक ही वजह है, क्या, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बता रहा हूं कैसे। देखो ये बताओ, देखो जब बॉल कैच कर रहे हो तो एग्जैक्टली बॉल की स्पीड इनिशियल भी ज्यादा थी, फिर उसकी स्पीड तुम क्या, एट लास्ट तुम स्पीड क्या करो उसकी, मतलब उसकी मूवमेंट, मतलब उसकी मोमेंटम ज्यादा था, भाई वेलोसिटी ज्यादा, मतलब मोमेंटम भी ज्यादा। तुम बॉल पकड़ने का मतलब क्या है, कि तुम उसकी स्पीड को क्या कर रहे हो, तुम जीरो कर रहे हो, लास्ट में एटलीस्ट जीरो ही करोगे। मोमेंटम क्या कर रहे हो, उसकी जीरो कर रहे हो, क्योंकि मास तो सेम है। अब देखो मोमेंटम जीरो करना ही है, अगर मोमेंटम जीरो करने में जितना ज्यादा टाइम लगेगा, फोर्स उतना कम फील होगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीपी बाई डीटी। समझो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डीपी बाई डीटी, मतलब फोर्स जो है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या इनवर्स रिलेशन है। मोमेंटम तो जीरो ही करना है, एट लास्ट मोमेंटम क्या करना है, जीरो ही करना है, लेकिन उसी मोमेंटम को चेंज करने में अगर टाइम ज्यादा लगाते हो तो ये जो फोर्स होगा वो कम फील होगा। एकदम से बॉल आती है, तुम खड़े पकड़ ही रहे हो, तुम्हारा उंगलियां टूट जाएगा, होता है ऐसा, होता है ऐसा। एकदम से बॉल आया, एकदम से पकड़े हो इसी तरह, खत्म, वो चोट लगेगा तुम्हारे,
क्योंकि तुम मोमेंटम का जीरो तो कर रहे हो, लेकिन उसमें टाइम बहुत कम ले रहे हो। जब टाइम कम ले रहे हो तो फोर्स ज्यादा फील हो रहा है तुम्हें। वही बात तुम जब छत से कूदे थे, नीचे अगर गद्दा बिछा था मोटा, इतना मोटा गद्दा, उतना कम फोर्स फील, क्योंकि तुम गद्दे पे जिस वेलोसिटी से गिरे थे, जिस गद्दे पे जिस वेलोसिटी से गिरे थे, उस वेलोसिटी को जीरो होने में, पे जब गिरोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा जीरो होने में, तो टाइम बढ़ जाएगा। जब टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। चाहे जाल के ले लो, जाल पे जब गिरोगे तो तुम्हारा वेलोसिटी धीरे धीरे स्लो करेगा। जब धीरे धीरे स्लो करेगा, मोमेंटम मतलब स्लो होने, मोमेंटम जीरो होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब थोड़ा टाइम लगेगा, फोर्स क्या लगेगा, कम हो जाएगा। क्योंकि फोर्स टाइम दोनों क्या है, इनवर्सली रिलेशन में है। आया समझ? नहीं है क्या? आगे लो, सबको आ गया? बस चिल्ला ही रहे हैं हम। स्टार्टिंग में तो मुझे मेरी आवाज से तुम, जब हम एके में पढ़ाए थे ना 15-20 दिन, पहला दिन नहीं, बाप रे बाप, कुछ टाइम नहीं हुआ। टाइम नहीं हुआ अभी। क्वेश्चन देखो। हाँ, देखो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। हाँ, बताओ क्या आंसर होगा इसका? असल एग्जैक्ट सही क्या है? एग्जैक्ट लास्ट पोजीशन ऑन द बॉल नहीं होगा। इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं होगा। reduce the force exerted by the, reduce the force exerted by the ball on the hand, ये भी सही लग रहा है। और डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एग्जैक्टली जो मोमेंटम का रेट था चेंज होने में, उसको टाइम लगाना था। एग्जैक्टली ज्यादा सही सही क्या है, यही है। समझ में आ गया? ये भी कहीं हद तक सही है, ऐसा नहीं है खराब है ये भी, लेकिन ज्यादा मोर एक्यूरेट यही है, क्योंकि एग्जैक्टली हमेशा क्यों रहते हैं, मोमेंटम में चेंज ला रहे हो उसमें टाइम क्या लगे, ज्यादा लगे। मतलब जो रेट है मोमेंटम का, ओवरऑल रेट है वो डिक्रीज हो गई, भाई टाइम ज्यादा लगेगा तो रेट क्या होगा, कम हो जाएगा। मोमेंटम का डिक्रीज रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया अच्छे से एकदम? चलो दिखा के फेंक देंगे बीच पूरे तो। बैच भी बढ़ रहा है, बस ये दिखा नहीं रही। आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा इसका? जब इतना सही पढ़ सकते तो क्या पढ़ोगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मजाक थोड़ी है। समझ गया ना, आसान है ना, कोई कुछ नहीं करेगा छुट्टी के लिए, करो इसको। ये 10 केजी है। हो गया? तो क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 केजी ट्रांसफर, मतलब मास तो दिया, ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट पास फॉर हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। मोमेंटम निकालना है ना, तो मोमेंटम कौन कहते हैं, एम इंटू बी, चलो मास नहीं पता है, हमारा टारगेट क्या है, वेलोसिटी निकालना। तो कैसे निकालोगे, सपोज कोई तुम्हारा क्या है, डंबल है, ये कुत्ता गड्डी भी लग रहा है वैसे, क्या है ये तो डंबल है, ठीक है। देखो इस डंबल का ये ऊपर से गिरा 80 सेंटीमीटर हाइट से, 80 सेंटीमीटर हाइट से, ठीक है ना। तो ये बताओ जब ये डंबल नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या, कौन से इक्वेशन मोशन से, थर्ड से, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs से। यू तो जीरो होगा क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था ये, यहाँ पे v स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू जी कितना, 10 h कितना है 80 सेंटीमीटर, मीटर में कर लो 100 से डिवाइड करके, तो आंसर जब सॉल्व करोगे कितना आएगा, 2 8 16, v स्क्वायर 16 मतलब v की वैल्यू क्या आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछा है, मोमेंटम कितना फ्लो को ट्रांसफर हो रहा है, मास कितना है हमारा 10 केजी, वेलोसिटी कितना है 4 में कितना आएगा 40 केजी मीटर पर सेकेंड। ये क्या आएगा,
यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कर पा रहे हो कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चले आगे। ये क्वेश्चन करो पहले, एक न्यूटन सेकंड होता है उसको चले चले जाना, लास्ट क्वेश्चन करो। यार तुम लोग मुझे 40 तक पढ़ा, तुम लोग मुझे परेशान कर दे रहे हो, मेरा कुछ सिस्टम बिगाड़ दे रहे हो। दूसरी बार लाइन निकाल से अपना निकाल। हाँ सही है। यार नहीं पढ़ो तो सिलेबस कैसे खत्म होगा, बोलो क्वेश्चन कम करते हैं फिर हम। नहीं चलो कोई बात नहीं, लोग मैथ्स में ज्यादा करते हैं। चलो करो। हाँ बाय बाय करोगी, चश्मा फोड़ देंगे हम पे। करो जी शुभम, हाँ, जो उमंग करेगा। अरे आंख क्या बंद करो एक। right रहेगा। तो सही नहीं था। दिख रहा है, भैया इतना तुम नाटक करते हो ना जी। ये मैं नहीं दिख रहा। तो क्वेश्चन क्या बोला है, कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड। अरे बाप रे, ये तो भयंकर क्वेश्चन दे लगाओ। मास कितना दिया है, 5 kg फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड, ठीक है। इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड। क्या कह दिया, देखो मास दिया कितना 5 kg, सही है। टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड। यू को कितना दिया है 3 मीटर पर सेकेंड। वी कितना दिया है 7 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब इतना सस्ता क्वेश्चन देता ही क्यों है, ये बताओ। फोर्स होता क्या है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाई टाइम। पी फाइनल क्या लिखोगे, एम वी माइनस एम यू बाई टाइम। इसको और सॉल्व करो, एम वी माइनस यू बाई टी। अब मास कितना है तुम्हारा 5, वी कितना है 7, यू कितना है 3, टाइम कितना दिया है 2, कितना हो जाएगा 5 इंटू 7 में से कितना हो जाएगा 4 बाई 2, 2 टू जा 4, कितना आएगा 10 न्यूटन आएगा। टफ है क्या, अभी रुक जाओ। फोर्स नाउ, अब क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड हो गया। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अब क्या बोला है, अगर फोर्स को अप्लाइड कर रहे हैं 5 सेकेंड तक, तब फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। मतलब फोर्स यही है, फोर्स 10 न्यूटन ही है, इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन टाइम को बढ़ा के अब क्या कर दिया गया है 5 सेकेंड। तब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तुम्हें ये बताना है। 10 मीटर पर सेकंड। 13 आना चाहिए मेरे ख्याल से, बाकी यार सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई करो ना यार, हो जाएगा। टीम पहले यार यू तो यही लोगे ना, क्वेश्चन क्या बोला है, ये इतना ही फोर्स इसी बॉडी पे अप्लाई करेंगे 3 मीटर पर सेकंड चलती बॉडी पे, लेकिन टाइम क्या 5 सेकंड लगा दोगे, तब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जाहिर इससे तो ज्यादा ही आएगा ना, इससे ज्यादा ही आएगा ना। जो करके देखते हैं, मत लगाओ। देखो अब हम तुमसे क्या कह रहे हैं, अगर फोर्स को 10 न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक है, और एम वी माइनस यू बाई टी कितना है 5 सेकंड तक लगा रहे हैं। अब मास वही है, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा क्या है वही है, तो हमें वी निकालना है। समझिए बात को ना, तो बस सॉल्व कर लो। ये 10, मास कितना है 5 है मास 5, वी निकालना, यू कितना है 3, और ये 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो वी तो इधर जाएगा, उधर जाएगा, तो वी क्या जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया। इसी को इक्वेशन ऑफ मोशन से अप्लाई कर सॉल्व कर सकते हो, इसी को ला सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन से, क्योंकि देखो एक्सेलेरेशन क्या है कांस्टेंट, इस केस में एक्सेलेरेशन कितना होगा इसका 0 कैसे हो जाएगा भाई, फोर्स 10 न्यूटन है, अब मास कितना है 5 kg ना, एक्सेलेरेशन कितना आएगा, तो दिमाग में लग, तुम लोग बस जाओ। क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा एक्सेलेरेशन,
एक्सेलेरेशन क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और निकालना है क्या तुम्हें फाइनल निकालना है, और टाइम क्या है 5 सेकेंड। तो फॉर्मूला अप्लाई करो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू पता है ए पता है तुम्हें टी पता है, तो अप्लाई करो, निकालो निकालो, तेरा आ रहा है कि नहीं एग्जैक्टली अभी 3 बजा है। आगे समझ में? तो सब कोई मतलब घर पे करना 13 मीटर पर सेकेंड ही आएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया सबका, कोई दिक्कत समझ गया ना? तो देखो अभी आगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, ये सब ट्राई करना, ठीक है? मुझे पता ट्राई तो करोगे नहीं, चलो चलो बाकी की बातें कल करेंगे। ओके थैंक यू। सर आंसर पूरी चले